कश्मीर लंबे समय से ऐसी दुल्हन की तरह है जिसका दिल हम जीतने की लगातार कोशिश कर रहे थे। दूसरा था 370 को हटाया जाना। दो ही बातें, एक इस्लाम की रक्षा और दूसरा कश्मीर की रक्षा। जाति नहीं धर्म पूछी, हम मांगे बदला, हम मांगे खून। कश्मीर हमारे गले की नस है और हमने नस को फिर से खून दिया है। ये उन्होंने जानबूझ के किया है। कश्मीर में फियर पैदा हो, कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर गर्म हो। यदि पीओके के लिए इतना सेक्रीफाइस लगता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको हमको इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हमारे देश की जनता को भी फिर सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं जो देख पा रहा हूँ स्थिति बहुत सुकून वाली है नहीं। देखो, कश्मीर पर टेररिज्म पर मैं निबंध वगैरह में जो चर्चा करता हूँ उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कश्मीर लंबे समय से ऐसी दुल्हन की तरह है जिसका दिल हम जीतने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुल्हन का दिल कहीं और बसता था और इसीलिए सलमान से ज्यादा प्यार था तो अजय देवगन से शादी होने के बाद भी उसका दिल हम जीतने में सफल नहीं थे। तो जब प्यार की बोली बहुत हुई तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम कठोर निर्णय की तरफ जाएंगे और हमने ये तय किया कि हम कश्मीर का समाधान जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन से लेंगे, जिसमें 2-3 एक्शंस बहुत प्रमुख रहे। सबसे पहले रहा हमारा सर्जिकल स्ट्राइक जो पहली बार हुआ। दूसरा था 370 को हटाया जाना, जो एक कठोर निर्णय था, ठीक, 370 को हटाना। और तीसरा ऑपरेशन ऑल आउट जो अभी तक वहां पर जारी है। इन सारी गतिविधियों का परिणाम यह हुआ कि कश्मीर के संदर्भ में हमारी नीति थोड़ी सी सफल नजर आने लगी और पाकिस्तान जिसका एग्जिस्टेंस ही कश्मीर पर है, क्योंकि जब भी जनता पूछती है हम गरीब क्यों हैं, हम पिछड़े क्यों हैं, हम भारत की तुलना में इतने पीछे क्यों रह गए, तो वो कहते हैं दो ही बातें, एक इस्लाम की रक्षा और दूसरा कश्मीर की रक्षा। तो इन दो चीजों पे पाकिस्तान की आर्मी और सरकार का अस्तित्व टिका हुआ है। तो वो कश्मीर को रिजॉल्व करने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहते और कश्मीर में जब भी नॉर्मलसी आती है या कश्मीर में जब भी स्थितियां बेहतर होती हैं तो ये वहां की सरकार के लिए चिंता का विषय होता है। इस समय वैसे ही वहां की सरकार और सेना जो बलूचिस्तान का मामला है वहां पर घिरी हुई है और उनमें क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की स्थिति है। जनता का भरोसा कम हो रहा है और इस भरोसे को कम करने का तरीका यही होता है कि वो भारत में ऐसे कुछ हमले करवाएं जिससे उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। दूसरा, भारत में आपने देखा होगा जब कोई बड़े विदेशी डिप्लोमेट होते हैं, जैसे क्लिंटन से लेकर अभी वेंस तक, तो वो उस समय ऐसा करके दिखाना चाहते हैं, इसको कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं, कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीय करण कहते हैं, क्योंकि उनका कहना रहता है कि ये मुद्दा जितना गर्म होगा अंतर्राष्ट्रीय होगा। हम चाहते हैं द्विपक्षीय हो, वो चाहते हैं मामला वैश्विक हो जाए। और ये सारी चीजें कल्मिनेट होकर, पहला इंटरनेशनलाइजेशन का इशू, दूसरा सेना के रिलेवेंस का इशू, तीसरा प्रॉस्पेरिटी इन कश्मीर का इशू, चौथा कश्मीर में बढ़ता टूरिज्म, इन और कश्मीर में पाकिस्तान के कमजोर होते पैर, लोगों का विश्वास भारत सरकार की तरफ वापस आना, इन सब चीजों को देखते हुए वो एक ऐसा कोई हमला चाहते थे जिससे वापस से कश्मीर में फियर पैदा हो, कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर गर्म हो और वहां की सेना वहां की जनता को फिर कह सके कि देखो हमारे कश्मीर हमारे गले की नस है और हमने नस को फिर से खून दिया है। इन सब कारणों पर यह हमला हुआ है। ये सच है कि वहां पर बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता, ठीक। कश्मीर पर असर क्या है? इमीडिएट असर तो यह है कि कश्मीर की प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस, सिक्योरिटी तीनों कंसर्न में आ गई है। कश्मीर जिस लेवल पर विकास कर रहा था, राज्य का दर्जा देने की बात थी, वहां लोकतांत्रिक सरकार अभी आई थी, ऐसी स्थितियों में कश्मीर में जो नॉर्मलसी आई थी वो फिर से खत्म हो जाएगी। दूसरा जो असर होगा वो भारत पर होगा, क्योंकि इसमें रिलीजन को एंगल बनाया गया है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा हो, और इस हमले से वो इसमें सफल हो गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं 3 दिन से लोगों का चल रहा है जाति नहीं धर्म पूछी, तो दे वांट दैट भारत में एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो। हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो तो यहाँ की बड़ी मुस्लिम आबादी स्लीपर सेल बने, जिनका ब्रेन वॉश फैक्ट्री वो चलाएं और भारत के अंदर सिविल वॉर पैदा करें। और इस चीज में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं जब हम कश्मीर हमले में
निरपराध लोगों की मौत ना देखकर हिंदू मुसलमान मौत देखकर फिर उसमें एंगल लाते हैं कौन सा वाला, रिलीजन का। तो ये भारत में जो कम्युनल डिवाइड पैदा करेगा वो बहुत गहरा होगा इससे, क्योंकि वैसे भी स्थितियां बहुत सुकून वाली है नहीं धर्मों के बीच। और ऐसी परिस्थितियों में जब दो धर्मों के बीच वैसे भी ठीक ठाक तलवार खिंची हुई है, ऐसा हमला जिसमें धर्म को आधार बनाकर वो हमला करेंगे, उन्होंने जानबूझ के किया है। जानबूझकर उन्होंने धर्म पूछा है, जानबूझकर कलमा, जानबूझकर गलत तरीके से पहचान करने की कोशिश की, ताकि हिंदुओं में ये मैसेज जाए कि देखो मुसलमानों ने गलत हुआ और भारत में हिंदू मुस्लिम रिफ्ट पैदा हो। और यदि हम सिटीजन्स ऐसा होने देते हैं तो ये बहुत चिंता का विषय बनेगा। ये हम पर प्रभाव है। पाकिस्तान पर प्रभाव इंडस वैली ट्रीटी को लेकर है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं, और इसलिए पाकिस्तान इंडस वैली ट्रीटी यदि हम रोक दें, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल स्थिति नहीं थी। अभी भी हमने सस्पेंड किया है, उसको कैंसिल नहीं किया है, यूनिलैटरल खत्म करने का क्लॉज नहीं है, लेकिन ये बहुत रिजिड और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है। यदि हम इसको एग्जीक्यूट कर पाए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, अमेरिका इसमें वो था, वर्ल्ड बैंक इसमें पार्टी था, बहुत सारे लोग प्रेशर डालेंगे। चीन हमसे कह सकता है कि फिर हम ब्रह्मपुत्रा का भी रोक सकते हैं, क्योंकि चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर है, पाकिस्तान में। तो ये कितना फीजिबल और प्रैक्टिकल उपाय होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये सच है कि ये शुरुआत है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को पीछे लेकर जाना या फिर इंडस वैली ट्रीटी को सस्पेंड करना, अभी मेरे ख्याल से आगे और एक्शन जरूर होंगे, और इन एक्शंस के अंतर्गत आप नई सर्जिकल स्ट्राइक देख सकते हैं, पीओके पर एक बड़ी स्ट्राइक भी देख सकते हैं। यानी स्थिति अभी और गंभीर होगी। सरकार का रवैया जिस तरीके का है और सरकार की इमेज का जो सवाल आया है, क्योंकि अब जब 2-3 बार हो गया है तो जनता, वो ठीक है कि पाकिस्तान ने हमला किया, कुछ लोग दबे जुबान में ये भी पूछने लगे हैं कि इस सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो किस सरकार में हिंदू सुरक्षित है। आप समझ रहे हैं? तो सरकार के जलाल पर भी सवाल उठा है, सरकार के उस पर भी सवाल उठा है कि भाई ऐसी सिक्योरिटी मिस्टेक कैसे हुई, क्योंकि इसके पहले पुलवामा हुआ, कुछ हुआ, तो हमने कहा कि यार एक इतना बड़ा देश है, कंटिजेंसी, कुछ मिस्टेक हो सकती है, बट कंटिन्यूअस सिक्योरिटी लैप्स पर सरकार पर, सिविल उस पर, आर्मी पर भी सवाल तो उठते हैं ना कि ऐसा कैसे हो रहा है कि किसी जगह 2000 लोग हैं और वहां सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए सरकार को एक्शन मोड में रहना पड़ेगा। बाकी देश की जनता हो, चाहे मीडिया हो, वॉर मॉन्गरिंग कर ही रही है। वॉर मॉन्गरिंग समझ रहे हैं, मतलब हम मांगे बदला, हम मांगे खून। तो जन हितों को या जन भावनाओं का भी लंबे समय तक तिरस्कार नहीं किया जा सकता। भारत के लिए ये आइडियल मौका है कि हम पीओके को लेकर कुछ सख्त निर्णय ले लें, लेकिन उसके साथ साथ भारत की जनता को ये तैयार रहना पड़ेगा कि इसके लिए आगे सिर्फ फेसबुक में भारत माता की जय लिखकर काम नहीं चलेगा, हमको बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि वॉर की कॉस्ट हमको वैसे ही बियर करनी पड़े जैसे रशिया बियर कर रहा है। ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस हम पर कुछ हों, या चीन और पाकिस्तान मिलकर ढाई मोर्चे की लड़ाई शुरू कर दें। तब अमेरिका हमारा कितना साथ देता है ये तब पता चलेगा, क्योंकि यूक्रेन को तो उसने बोला लड़ लड़, फिर निकल लिया। तो यदि चीन पाकिस्तान साथ आते हैं तो रूस तो चीन के साथ है अभी, तो उसको अलग रहना पड़ेगा। तो अमेरिका वास्तव में हमारा साथ देने आता है कि नहीं, उस विशेषकर तब जब ट्रम्प जो है डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है कि भाई मुझे तो अपना देखना है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो यूक्रेन पे भी खुश नहीं है, तो भारत की लड़ाई में कितना साथ आएगा, ये अपने आप में एक चिंता का विषय होगा। तीसरी चिंता का विषय ये भी होगा कि आपकी इकोनॉमी जो ठीक ढंग से ग्रो कर रही है, वॉर में वो इकोनॉमी सफर करेगी। जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास कोने को कुछ नहीं है। तो क्या हम ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन में जाकर हमारे देश की जनता को भी फिर सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वॉर की एक कीमत होती है जो कीमत जनता चुकाती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम वो कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। वो इकोनॉमिक कॉस्ट हो सकती है, वो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट हो सकती है, और वो एक बड़ी कॉस्ट हो सकती है क्योंकि हम ज्यादा जिम्मेदार नेशन है और हम नो न्यूक्लियर फर्स्ट यूज की बात करते हैं, वो गैर जिम्मेदार नेशन है। तो यदि वो न्यूक्लियर, तो ये मैं डराने नहीं, रियलाइजेशन के लिए कह रहा हूं कि ये कह देना कि हम जाएंगे पटक देंगे, ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल लेवल पर सब सेनाओं की अपनी अपनी ताकत होती है। निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म वॉर में हम जीतेंगे, लेकिन आप सोचिए रूस जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, वो भी कहां पर, यूक्रेन में 3 साल से फंसी हुई है। तो इट इज नॉट लाइक केक वॉक फॉर इंडिया। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट कॉस्ट इफ वी आर विलिंग फॉर वॉर, और वो कॉस्ट हम सबको मिलकर
चुकानी चाहिए। और यदि पीओके के लिए इतना सेक्रीफाइस लगता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको हमको इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। कब तक व्हाट्सएप पे लिखेंगे हम कि ऐसा करो ऐसा? अभी एक मित्र ने मेरे लिख कर भेजा कि देखो माँ कौन कहता है धर्म का ये नहीं होता। मैंने कहा भाई सारे मुसलमानों को हम पाकिस्तान भेज रहे हैं, तू वापस कब आ रहा है? तो हंसने लगा। तो मैंने कहा कब तक व्हाट्सएप पे लिखेगा, थोड़ा आ जा, चल अपन दोनों चलते हैं उन 22 घरों में 27 घरों में, हमारे यहाँ से भी हुआ है। तो आप समझ रहे हो कि विदेश में हो चाहे देश में हो, व्हाट्सएप पर लिख के काम थोड़ी चलेगा। तो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट कॉस्ट। नो, हर चीज की एक कीमत होती है। अब ये है आज की स्थिति। अब आप इसको जैसे समझें, जैसा लिखना चाहें। मैं न्यूट्रलिटी से जो देख पा रहा हूं वो स्थिति यही है ना। इस स्थिति में आपको कहीं प्रैक्टिकलिटी दिख सकती है, कहीं आपको क्या दिख सकता है, नेशनलिज्म दिख सकता है, कहीं डर दिख सकता है। पर सही आदमी तो वही है कि जो चीजों को हर सारे ग्राउंड्स पर एनालाइज करे और उसके बाद काम करे। ठीक है।